Hello friends, in this video we will talk about H.G. Wells, one of the writer of modern age. We are discussing the writers of modern age. Let's start. He was born in 1866 and he was died in 1946 and he is called as the father of science fiction. तो जो साइंस फिक्शन उनकी जो नॉवेल्स थी उनमें हम देख रहे हैं साइंस फिक्शन नॉवेल्स एंड आल्सो ही वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज 4 टाइम्स बट नेवर वन. तो उनको 4 टाइम्स नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे लेकिन कभी भी जीत नहीं पाए. ही हैड ए ग्रेट इंटरेस्ट इन बायोलॉजी, तो बायो में काफ़ी इंटरेस्ट था एंड दिस इज सीन इन हिज फेमस वर्क टोने बंगे. तो इनके फेमस वर्क जो हम कल की वीडियो में करेंगे क्योंकि डिटेल करेंगे इसका टोने बंगे. तो ये इनके जो बायोलॉजी का इंटरेस्ट इसमें हम काफ़ी इनका देख पा रहे हैं एंड ही आल्सो वर्कड एज प्यूपिल टीचर. तो वो टीचर भी थे एंड ही फाउंडेड ए जर्नल साइंस स्कूल जर्नल. तो उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया था अपना जिसका नाम था साइंस स्कूल जर्नल एंड दिस जर्नल टॉक्स अबाउट लिटरेचर एंड सोसाइटी. जिस जर्नल में बात करते थे लिटरेचर एंड सोसाइटी के बारे में. ही आल्सो रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंड एक्सपेरिमेंट विथ ऑटोबायोग्राफी. तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था एन एक्सपेरिमेंट विथ ऑटोबायोग्राफी. तो ये इनके लाइफ के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी. और अब हम बात करते हैं इनके वर्क्स के बारे में एंड द फर्स्ट वर्क इज, जैसे मैंने बोला कि इनके जो नॉवेल्स है उसमें हम देखेंगे साइंस फिक्शन. तो ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन. तो साइंस में क्या है, टाइम मशीन, मिस्टर इंडिया, गायब होने वाली घड़ी. तो ये सारी चीज़ें इनकी जो नॉवेल्स है उनमें हमें देखने को मिलेगी. तो फर्स्ट वर्क है जो इनका वो है द टाइम मशीन. तो याद कर लीजिए द टाइम मशीन रिटन बाय H.G. वेल्स एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1895 में पब्लिश हुआ था एंड इट इज़ ए साइंस फिक्शन. जैसे कि हमने देखा कि साइंटिस्ट ही बनाते हैं टाइम मशीन, आम आदमियों की तो बस की बात नहीं है. तो साइंस फिक्शन, इट इज़ ए साइंस फिक्शन नॉवल विच इज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ फ्रेम नरेटिव. तो फ्रेम नरेटिव में लिखी गई है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस नॉवल वी यूज़ दिस टर्म टाइम मशीन. और इसी नॉवल के वजह से जो मूवीज़ में देखते हैं टाइम मशीन से उड़ के इधर चला गया, डोरेमोन टाइम मशीन से आ गया नोबिता के पास. तो ये चीज़ें जो टाइम मशीन जो वर्ड यूज़ होने लगा है वो इसी नॉवल के बाद में शुरू हुआ है. एंड द टाइम मशीन इज़ ए मशीन विच विल टेक अस इन फ्यूचर. तो टाइम मशीन जैसे हम जानते हैं कि जो हमें फ्यूचर में ले जाए, हमें पास्ट में ले जाए, जहाँ जब हम कौन सी भी सदी में जाना चाहे उस सदी में हम जा सकें, उसे टाइम मशीन कहते हैं. एंड दिस इज़ क्वाइट सिमिलर टू एनी यूटोपियन नॉवल. तो ऐसे लगता है कि जैसे कि यूटोपियन नॉवल मतलब राम राज्य, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा, सब कुछ बहुत ही अच्छा. तो उस टाइप की नॉवल लग रही है एंड इन विच वी नो दैट द प्रोटोगोनिस्ट ट्रांसपोर्ट फॉर टू द फ्यूचर. तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोटोगोनिस्ट होता है वो फ्यूचर में चला जाता है. प्रोटोगोनिस्ट का मतलब है हीरो, फ्यूचर में चला जाता है एंड टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड इन फ्यूचर. तो फ्यूचर के में क्या क्या है उसके बारे में इसमें बात करता है कि क्या अच्छा है उस टाइम के बारे में, उसके बारे में जो हीरो है वो बात करता है. एंड दिस स्टोरी टाइम मशीन रिवॉल्व्स अराउंड एन इंग्लिश साइंटिस्ट. तो ये स्टोरी एक इंग्लिश साइंटिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है हु इन्वेंट टाइम मशीन, जो टाइम मशीन को इन्वेंट करता है एंड ट्रैवल फॉर फ्यूचर वेयर ओनली 2 स्पीशीज ऑफ ह्यूमन आर देयर. तो वो बहुत फ्यूचर में जाता है और जहाँ पे उसको 2 स्पीशीज देखने को मिलती है एंड वो दोनों स्पीशीज है इलोय. फर्स्ट वन इज इलोय विच मीन्स पैम्पर्ड, लेजी, हु डिड नॉट वर्क हार्ड. ऐसे लोग जो काम ही नहीं करना चाहते, आलसी टाइप के लोग. तो इलोई स्पीशीज उसको देखने को मिलती है. एक मारलॉक्स नाम की स्पीशीज इस यूटोपियन जो फ्यूचर है उसमें उसे देखने को मिलती है प्रोटोगनिस्ट को. जो मारलॉक्स वो क्या है, हार्ड वर्किंग पीपल है. तो मारलॉक्स हार्ड वर्किंग पीपल है. तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, इलोय और मारलॉक. ये हार्ड वर्किंग पीपल को मारलॉक्स बोलते हैं और इलोय का मतलब है लेजी पैम्पर्ड लोग, वुड डू नॉट वांट टू वर्क. ओके, तो इस टाइप के लोग को इलोय बोलते हैं. तो ये इनका फर्स्ट वर्क था H.G. वेल्स का. द नेक्स्ट वर्क इज द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरे. आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरे एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1896 में पब्लिश हुआ था. कब, 1896 में पब्लिश हुआ था.
and this is called as a well described novel which talks about youthful blossoming. तो ये एक वेल डिस्क्राइब्ड नॉवल है. एनीथिंग सिंपल डन को ब्लास में बोलते हैं. ब्लास में है ये, ब्लॉस में नहीं है. तो ब्लास में, तो ब्लास में का मतलब है एनीथिंग सिंपल डन, यूथफुल ब्लास में. एंड देर इज़ ए मैन कॉल्ड एडवर्ड पेंडिक. तो इसमें जो है वो है एडवर्ड प्रेंडिक, हु इज शिवरिक. तो उसकी शिप टूट जाती है ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड पे, इज़ कॉल्ड आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरे. तो जिस आइलैंड पे उसकी शिप टूट जाती है वो आइलैंड है आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरे. उसका नाम है बिकॉज इन दिस आइलैंड लिव्स डॉक्टर हु नेम इज़ मिस्टर मोरे. तो इस आइलैंड पे एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम है मिस्टर मोरे. एंड ही इज़ इन क्रिएटिंग ह्यूमन लाइक हाइब्रिड बीन. तो वो एक ह्यूमन लाइक हाइब्रिड बीन को क्रिएट करा है. तो ये देखो, जब जो भी इसमें हम देख रहे हैं वो सारा साइंस फिक्शन वाला ही सीन लग रहा है. साइंस के द्वारा हम किसी को कुछ बना सकते हैं, ऐसे तो बना नहीं सकते. तो ह्यूमन का एक हाइब्रिड बीन क्रिएट करा है, जस्ट लाइक वी हैव मैरी शेले फ्रैंकेनस्टाइन. जैसे कि हमने मैरी शेले में देखा था ना फ्रैंकेनस्टाइन में, कि वो साइंटिस्ट था, उसने एक बना दिया. एक बनाना तो बहुत अच्छा चाह रहा था कुछ नया, और फ्रैंकेनस्टाइन बन गया था, और वो बहुत ही डेंजर था सोसाइटी के लिए. तो लास्ट में फ्रैंकेनस्टाइन खुद को ही मार लेता है. तो ये हमने स्टोरी मैरी शेले की करी थी. एंड सिमिलरली वी हैव डॉक्टर मोरे. उसी टाइप से डॉक्टर मोरे भी है, हु क्रिएटेड ह्यूमन लाइक हाइब्रिड. तो वो भी ह्यूमन लाइक हाइब्रिड को क्रिएट कर रहे हैं इन दिस आइलैंड, इस आइलैंड पे, जिसका नाम है आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरे. तो फ्रैंकेनस्टाइन में क्या था, मॉन्स्टर वॉज क्रिएटेड बाय फ्रैंकेनस्टाइन हु पुट लाइफ इन मॉन्स्टर. तो फ्रैंकेनस्टाइन ने एक मॉन्स्टर बनाया जिसमें लाइफ उसने डाली थी. वैसे ही इसमें भी डॉक्टर मोरे एक ह्यूमन लाइक हाइब्रिड बना रहे हैं जिसमें वो लाइफ डालना चाह रहे हैं. अब वो कैसा बने, मॉन्स्टर बनेगा कि सही बनेगा, वो तो फ्यूचर की बात है. तो इसमें वही स्टोरी मैरी शेले वाली हमें देखने को मिलती है. साइंस फिक्शन इसमें हमें देखने को मिलता है. ओके, एंड द नेक्स्ट वर्क इज इनविजिबल मैन. तो ये तो मिस्टर इंडिया लग रहा है. इनविजिबल मैन, इंसान दिख ही नहीं रहा. इनविजिबल मैन, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1897 में पब्लिश हुआ था. इट इज़ रिटन बाय एच.जी. वेल्स. तो इन्होंने लिखा है. बट द नॉवल विद द सेम टाइटल इज आल्सो रिटन बाय राल्फ इलिसन. तो यही सेम टाइटल इनविजिबल मैन किसने लिखा है, राल्फ विल्सन ने लिखा है, रिटन इनविजिबल मैन. तो सेम टाइटल लिखा है. तो आपको याद रखना है, राल्फ विल्सन ने भी लिखा है और एच.जी. वेल्स ने भी लिखा है. एंड इट इज़ नरेटेड फ्रॉम ए थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है. कई नॉवेल्स हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है. तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, तो वो भी आपको याद रखना है. एंड देयर इज़ ए साइंटिस्ट ग्रिफिन. ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है. ही इज़ डिवोटेड इन रिसर्च इन ऑप्टिक्स. तो वो रिसर्च कर रहा है ऑप्टिक्स पे. एंड ही मैनेजेस टू टर्न हिमसेल्फ इनविजिबल. और उसके बाद में वो अपने आप को गायब करने में कामयाब हो जाता है. एंड बट देन ही कैन नॉट रिटर्न हिमसेल्फ टू द एक्चुअल लाइफ. लेकिन वो वापस नहीं आ पाता. सेम लाइक मिस्टर इंडिया. तो मिस्टर इंडिया तो वापस आ जाते थे, घड़ी को बंद किया वापस आ गए. ये वापस नहीं आ पा रहा है एक्चुअल लाइफ में. ही कैन नॉट रिटर्न हिमसेल्फ टू द एक्चुअल लाइफ. तो आज हमने करा इनकी 3 नॉवेल्स हमने करी है जिसमें हमें साइंस फिक्शन देखने को मिला है. कल हम इनके आगे की जो नॉवेल्स हैं वो करेंगे. टोनी बंगे करेंगे, वॉर ऑफ द वर्ल्ड. इनकी जो राइटिंग है, फेमस राइटिंग्स टोनी बंगे, वो उसको डिटेल में करेंगे. हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉले, ये हम कल की वीडियो में करेंगे. तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़, सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. जब भी किसी की वीडियो देखें जो आपको कुछ हेल्प करती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कि बंदे की बहुत हेल्प तो उसको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो अपने टाइम में से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है. बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं. टाइम लगता है एडिटिंग में, हर चीज़ में. तो आप तक जो मटेरियल आ रहा है वो बहुत मेहनत से आ रहा है. तो प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कि ताकि हम और ज़्यादा
आपस में जुड़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैव ए ग्रेट डे। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड हो गई तो डोंट इग्नोर, सारी स्लाइड्स को पॉज करके अच्छे से पढ़े, तो आपका 2 बार तो इधर ही रिवीजन हो जाएगा, तो आपके माइंड में तो यूँ भी सेट हो जाएगी ये चीज़ें। तो इसलिए एक एक स्लाइड्स को, इसके बाद में जो स्लाइड्स होती है वो क्वेश्चन आंसर टेक्निक में होती है, क्योंकि हमें ये चीज़ें याद रहती है। अरे वो क्या था, इसमें तो याद रहने के लिए कोई क्वेश्चन पूछता ना टीचर, तो बच्चों को याद रहता है कि मैम ने पूछा था। तो उसी टाइप से जो क्वेश्चन आंसर वे में स्लाइड्स है, तो उनको ज़रूर ज़रूर पॉज करके एक एक स्लाइड्स को ज़रूर पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।